वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिट्स ऑफ क्रिकेट। पीएसएल जो है वो धुआंधार तरीके से जारी है। लाहौर लीग शुरू हो गई है और लाहौर में दो मैचेस, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, और लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड फुल हाउस के साथ, प्रॉपर फुल हाउस था। लाहौर की आवाम ने जो रिस्पांस दिया है, जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बढ़कर मेरे ख्याल से रिस्पांस दिया। बिकॉज एक मैच पेशावर ज़ल्मी का मैं भी देखने गया था, जिस अवामी स्टैंड में, बिकॉज मज़ा वहीं पर आता है, तो जिस स्टैंड में हम थे वहाँ पर सीट्स फुल होने के बावजूद वहाँ पर लोग खड़े रहे हैं और पूरा मैच उन्होंने खड़े होकर देखा है। तो लाहौर की आवाम के लिए, बिकॉज कराची की आवाम को हमने काफ़ी शुरू में दाद दी थी, तो लाहौर की आवाम भी उतनी ही दाद की मुस्तहिक है। ओवरऑल हम बात करेंगे पीएसएल मैचेस पर मैं बात काट रहा हूँ कराची के पहले मैच के बाद, उसके बाद तो आवाम नहीं आई थी यार। मुल्तान में बहुत ज्यादा क्राउड हाउसफुल गया था। कराची में तो पहले मैच के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया। तो एट द एंड तो मुझे लग रहा है 25-30% ज्यादा लोग नहीं थे। उसी दिन रात और बड़ा सुबह मैच था, आप सही कह रहे हैं, मुल्तान और कराची का, उसमें भी 25%। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि यहाँ से जो शिफ्ट होने लगे थे मैचेस दोबारा, लेकिन वो लाहौर की आवाम ने बता दिया कि भाई आप लाहौर के बगैर मैच नहीं कर सकते। अदरवाइज चाम ही नहीं, देख क्राउड के बगैर चाम ही नहीं है आपका। क्राउड के बगैर चाम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो स्कोर हुआ पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 240, हम स्टेडियम में थे तो बॉल बड़ी सीम हो रही थी शुरू में ना। पहले 6 ओवरों में 36 स्कोर और मिर्जा बेग भी आउट हो गया, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान बड़ा स्लो खेल रहे थे। तो वहाँ तजिया, आपको पता है वॉर्नर भी एक्सपर्ट्स हैं हम, तो मैं उधर तजिया दे रहा हूँ दोस्तों को। मैंने कहा यार ये पिच मुझे लग रही है 135-140 की ना, तो वो सोचने के बड़े एक्सपर्ट है। मैंने कहा 140 तक ना बड़ा वो होगा, टारगेट वो चेजेबल नहीं होगा, बड़ा सख्त मैच होगा। उसके बाद जो उन्होंने फिर शुरू किया मारना, तो मैं फिर मुझ पाता फिर रहा था उधर दोस्तों से। नहीं वो मैं तो चलो स्टेडियम में था, मैं टीवी में बैठ के देख रहा था, इवन कमेंटेटर को भी सुन रहा था। तो वो यही कह रहे थे कि 150-160 कर लिया तो ये डिफेंडेबल पिच होगी। और शुरू में जिस तरह वो बीट हो रहा था, फखर से खेले नहीं जा रहा था। जो हम लोग बाबर अक्सर बात करते हैं कि यार अपनी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, तो चाहे आपका जो मर्जी फॉर्मेट होगा आप स्कोर करते हैं। अब्दुल्ला शफीक स्टार्ट उसने किया था, वो स्ट्रगल कर रहा था। फखर जो भी फखर को रिदम मिला है, उसके बाद फखर ने दोबारा मुड़ के नहीं पीछे देखा। लेकिन जिस तरह से उसने शॉट्स खेली हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं अब्दुल्ला शफीक ने, कोई भी स्लॉग नहीं मारा उसने, ठीक है। मजा आ गया उसकी इनिंग को देखते हुए, यार पता लगता है कि यार प्लेयर है। हम लोग हमेशा मीडिया पे भी चीज़ों पे और सोशल मीडिया पे स्लॉगर्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। यार आपकी टेक्निक ठीक होगी ना, आप छक्का भी मार लोगे, चौके भी मार लोगे, बड़ा इजी है। गैप्स भी आप ढूंढ लेंगे, और आपको जहाँ पे पिच मुश्किल होगी आप डिफेंड भी कर लोगे चीज़ों, क्योंकि हर दफा आपको वो पिच तो नहीं मिलेगी जहाँ पे आप आते। देखो वही पिच थी ना, पहले 6 ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे 36, ठीक है। उसके बाद मोमेंट उनको मौका मिला है, उसके बाद उन्होंने गेम दूसरी साइड पे लगा दिया। यही अगर आपकी टेक्निक अच्छी ना हो तो आप हो सकता है 36 पे 3 आउट हो चुके होते हैं, 4 आउट हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसी टेक्निक अच्छी ना होती है। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से वहाँ पिक किया, हम लोग देख रहे थे वहाँ पर, और जो शॉट्स उसने खेली हैं वो एक प्रॉपर मज़ा आ रहा था क्रिकेटिंग शॉट्स उसके देखते हुए अब्दुल्ला शफीक की। उसके बाद आपकी बात से एग्री करूँगा कि उसके बाद फखर जमान को कॉन्फिडेंस मिला है, और अब्दुल्ला शफीक को देखते हुए मेरे ख्याल से पहले भी हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, तो अब्दुल्ला शफीक को मज़ा आया देखते हुए किस तरह से वो खेल रहा था, लेके चल रहा था टीम को, और फखर जमान ने उसी तरह साथ दिया। मुझे वही आप वाली बात कि आपने पहले 2 मैचेस में कहा था कि कामरान गुलाम की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए, प्रॉपर बैट है और हिटिंग भी कर लेता है। मज़ा मुझे ये आ रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि अभी इसके इनिशियल डेज हैं, इंशाल्लाह ये लंबा खेलेगा। टेस्ट मैचेस में ख्वाजा साहब बिल्कुल टेस्ट की तरह खेलता है, वनडे को वनडे की तरह लेके चलता है, और तीनों फॉर्मेट्स का क्लासिकल प्लेयर है। मेरे हिसाब से वाइट बॉल का अच्छा प्लेयर है एज कम्पेयर टू रेड बॉल। दो के रेड बॉल में भी इसने बहुत स्कोर किया है, लेकिन आज मैं आपको ये कहूँगा ये वाइट बॉल में ज़्यादा स्कोर करेगा। जिस तरह शान मसूद की बात करते रहे कि शान मसूद को टेस्ट में खिलाया, शान मसूद मेरे नज़दीक ओडीआई का बेटर प्लेयर है एज कम्पेयर टू आपका टेस्ट और टी20। तो अब्दुल्ला शफीक को भी आपको वाइट बॉल क्रिकेट में चांस देना चाहिए। अब आपका समटाइम्स टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि आप जगह नहीं बना पाते चीज़ों पे, लेकिन इसको आपको वाइट बॉल क्रिकेट अब्दुल्ला शफीक को मिलनी चाहिए। मुझे एक सॉरी बात कर रहा हूँ, एक और अच्छी लाहौर के अंदर जो एडिशन हुआ है वो सैम बिलिंग्स का है। बहुत अच्छा एडिशन, उसकी जिस तरह शॉट्स आपने देखी है, मतलब वो प्लेयर है कि हर 4 में से 3 मैचेस में वो स्कोर करेगा आपका।
अब मुझे ये लग रहा है लाहौर की टीम को देखते हुए जो रिदम बन गया है 200 रन तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक वन डाउन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सैम बिलिंग्स आ गया तो मिडिल ऑर्डर तो एकदम से मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर हो गया सैम बिलिंग्स और अब्दुल्ला शफीक की वजह से। और उसके बाद फिर आगे सिकंदर रजा है, राशिद खान है, डेविड वीजे है। तो बैटिंग में भी जो हम कह रहे थे कि एक वो है वो डेप्थ चली गई। और मिर्जा बेग को मैं आपको बताऊं कि अभी वो लड़के ने नेक्स्ट इनिंग में अच्छा खेला लेकिन उसमें भी एक इनिंग ड्यू है और वो करेगा यार। वो उसका मुझे इशू ये लग रहा है कि जो बॉल पीछे लेंथ बॉल है थोड़ी सी पीछे है ना, उसका बहुत अच्छा प्लेयर है। जो थोड़ी सी आगे बढ़ती है ना मुंह पे बॉल, उस पे शायद वो एनर्जी नहीं है उसकी, जो होती है ना पावर चाहिए आपको उठा के मारने के लिए, या थोड़ा सा टाइमिंग में ना लेट हो रहा है उस चीज़ पे। अदरवाइज प्रॉस्पेक्ट वो भी अच्छा है प्लेयर है। लेकिन हाँ, हम जैसा अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं या सैम अयूब की बात करते हैं, उस लेवल का प्लेयर नहीं है लेकिन अच्छा है। देखने वाली ये है कि जिस दिन फखर फ्लॉप होगा लाहौर उसके बाद क्या करता है, वो मेन चीज़ है। और ये लग रहा है कि इन्हीं मैच लेकिन जिस तरह की बॉलिंग शाहीन वो कर रहा है और वो कर रहा है क्या कहते हैं अपना तो बॉलिंग तो शाहीन जमान हारिस मेरे ख्याल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग साइड जो है वो लाहौर कलंदर्स की इस वक्त कंप्लीट बॉलिंग साइड। देखो शाहीन और वो साइड पे होता है आपका हारिस, जमान खान, तो चौथा बॉलर कौन आता है? राशिद खान। पांचवा बॉलर कौन है? सिकंदर रजा। वो बंदा जाए तो कितने जाए? ठीक है, आप किस पे अटैक करेंगे? एक आध मैच में तो हो सकता है आपके पास, देखो बॉलिंग लाइनअप चेक करो ना क्या है उनकी, बिल्कुल ऐसी है। आप जमान खान पे अटैक करोगे, आप हारिस पे करोगे, शाहीन पे करोगे, राशिद पे करोगे, सिकंदर पे करोगे। वीजे ले गया 3 विकेट लास्ट मैच, वीजे ले गया, मैन ऑफ द मैच पे था। और बैटिंग में भी इम्पैक्ट प्लेयर है सिकंदर रजा, 10-12 गेंदों पे 24 किया है। वीजे ने भी नीचे हिटिंग की है। राशिद ने बड़ा जबरदस्त छक्का मारा जो हेलीकॉप्टर छक्का मारा है। तो एक एक्साइटिंग टीम 240 200 बैलेंस, सबसे बैलेंस टीम है। हाँ, बीच में मुझे फिर वही कंसर्न था कि आपको हिटर चाहिए, पावर हिटर चाहिए। लेकिन चले जिस तरह का कॉम्बिनेशन सैम बिलिंग्स के बाद इसका बन गया, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मुल्तान सुल्तान और ये दो जो लग रही है कि ये दो टीम्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये फाइनलिस्ट हो सकती है। देखो ऑन गिवन डे कोई भी जीत सकती है, लेकिन ये दो टीम्स जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट आपको नजर आ रही है। अभी टेबल पॉइंट्स पे अगर नजर मार लें तो लाहौर कलंदर्स टॉप पे 5 मैचेस खेल के 8 पॉइंट हैं और 6 मैचेस खेल के 8 पॉइंट हैं मुल्तान सुल्तान के, दोनों के 8-8 पॉइंट हैं। और उसके बाद आ जाए नीचे इस्लामाबाद के 6 पॉइंट्स हैं और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के 4-4 पॉइंट हैं। कराची किंग्स 6 मैच खेल चुका है, पेशावर ज़ल्मी 5 मैच खेल चुका है, तो 1 मैच उनका कम है लेकिन उनके 4-4 पॉइंट हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की वैसे भी यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा बिकॉज 2 पॉइंट हैं, 5 मैच खेल चुके हैं और टीम इतनी बुरी नहीं है। कैप्टनसी आपको लग रही है कि कैप्टनसी का फ्लॉ है या किस्मत का फ्लॉ है? एक आपने बड़ी अच्छी बात कही थी लास्ट जो 2-3 हमारी गुफ्तगू पॉडकास्ट में कि ये कैप्टन ने अपनी जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए थे यूएई में, वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। लाहौर की पिच और यूएई की पिच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से कैप्टन का माइंडसेट शायद वही चल रहा है और पिचेस चेंज हो चुकी हैं। क्या आपको लगता है इसमें कोयटा के हवाले से स्पेशली? कोयटा जब हम लोग पहले पीएसएल जब तक वो थे उस वक्त तक तो जिस तरह आपको इस वक्त लाहौर वो नजर आती है, मुल्तान, उस वक्त आपको कोयटा नजर आती थी। अपार्ट मतलब बेस्ट टीम थी सबसे ज्यादा। केपी शेन वॉटसन, ठीक है, एमिश शहजाद स्कोर कर रहा था, रायले रोसो कर रहा था। मेरा ख्याल है कि जब ये प्लेयर जाने के बाद ना, इवन जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया रायले रोसो के जाने के बाद किया, उसके बाद इनको अब इन्होंने जेसन रॉय और उसको सेलेक्ट किया अपना जो न्यूजीलैंड के गप्टिल। ठीक है, जेसन रॉय की एशियन पिचेस में कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दी हों। ठीक है, अभी पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज भी आई थी, उस वक्त भी इन्होंने कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया T20 में कितना परफॉर्म। ठीक है, उसको और उस स्पिनर्स का बहुत अच्छा ऑन गिवन डे वो अगर स्कोर कर रहे तो किस, लेकिन आप देखो एक चीज़ होती है जो हम लोग हमेशा स्ट्राइक रेट और स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्ट्राइक रेट के साथ फेलियर ऑफ परसेंटेज ऑफ फेलियर कितनी है आपकी। आपने ये भी देखना, 10 मैचेस आपका स्ट्राइक रेट है 150 का सपोज, लेकिन 10 में से आप एक मैच में 2 मैच में परफॉर्म कर रहे हैं और आप टॉप 3 के बैट्समैन हैं, और यहाँ आप कहते हैं कि जी मेरा 135 136 का है, लेकिन 10 में से 7 या 8 मैचेस में कर रहे हैं, तो मैं हमेशा 135 वाले या 136 वाले को करूंगा, पिक करूंगा। बाबर आजम 45 प्लस 48 की एवरेज प्लस 130 135 का स्ट्राइक रेट, तो मेरे ख्याल टॉप ऑर्डर के लिए तो बेस्ट। अभी उसकी स्ट्राइक रेट पे भी बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारे जो दोस्त मीडिया के दोस्त हैं जिनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि वो बाबर आजम को किसी तरह से ह्यूमिलेट करें, क्रिटिसाइज करें कि बाबर आजम की टीम में जगह ना रहे।
शोएब जट साहब की बात कर रहे शोएब हैं जट साहब की बात कर रहे हैं, इंतहाई जो है मैं कोई वर्ड इस तरह से उनके बारे में यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन कोई ऐसा मौका वो छोड़ नहीं रहे, किसी चीज़ पे भी वो ढूंढ के ना वो आपको कह देते हैं कि जी बाबर आजम जो है ना, मतलब उनके नज़दीक बाबर आजम इज़ नॉट फिट फॉर क्रिकेट। अब उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बाबर आजम का T20 का स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल लोकल 127 का है, ठीक है, लेकिन कवर ड्राइव बाबर आजम बहुत अच्छी मारता है। तंज किया था उन्होंने। अच्छा, मैंने अब मुझे मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो ये बताएं कि आइडियल क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्वीट में तो उन्होंने नहीं बताया, प्रोग्राम में अपने चैनल पे बैठ के उनके मुंह से ये निकल गया कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपका 160 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ डाटा निकाला है, अभी ये स्क्रीन पे भी हम लोग शेयर कर देते हैं सारा कुछ। बाबर आजम का 94 इनिंग्स है और तकरीबन 41.40 की उसकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 127.8 का। एवरेज उसकी पिछले 1-2 साल के अंदर कम हुई है उसकी, बाबर की अराउंड 50 के करीब थी, सारा कुछ था, ये कंसर्न है। देखो 127 को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आप पहले ये देखते हैं कि आपके पास पीछे पोटेंशियल क्या है, चीज़ें क्या है। हाँ, बाबर को 135 से 138 तक का भी अगर स्ट्राइक रेट कर लेगा ना तो बहुत आउट क्लास है। इंडिया में विराट कोहली, मैं टॉप 3 प्लेयर्स के निकाले हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। 107 मैचेस हैं, 52.73 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 137.96। सही है। उसके बाद है रोहित शर्मा, 140 इनिंग्स खेल चुके हैं और 3853 स्कोर है, 31.32 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 139.12। उसके बाद आपके केएल राहुल है, उनकी रोहित शर्मा की है 139.24। केएल राहुल ने 68 मैचेस खेले हैं, 2265 स्कोर है, 37.75 की एवरेज है और 139.12 का उसका जो है स्ट्राइक रेट है। तो आपका इंडिया, जिसके बारे में हम कहते हैं कि यार ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और रोहित शर्मा के बारे में है, रोहित शर्मा का 160 का स्ट्राइक रेट नहीं है, लेस देन 140 है। उसके बाद आ जाए न्यूजीलैंड, मैं भी टॉप 4-5 टीम्स का बता रहा हूँ। गप्टिल 31.81 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 135.7 का, जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि आउट क्लास और मतलब तबाह कर देता है बॉलर्स को। उसके बाद उनका सेकंड ओपनर है कॉनवे कह रहे हैं, 1234 रन है, 45.7 की एवरेज है और 130.3 का एवरेज है, 130 का। विलियमसन, ठीक है, जो फैब 4 और विलियमसन दुनिया की जहां पे एग्जांपल दी जाती है जिस प्लेयर की, 85 इनिंग्स है, 33.29 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 123 का, 123 स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों बाबर से कम है, ठीक है। उसके बाद आ जाए, ये वो प्लेयर है जिसकी पूरी दुनिया एग्जांपल्स देती है। उसके बाद आ जाए डी कॉक के बारे में क्या मशहूर है? हार्ड हिटर है, 32.17 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 135.42 का, 135। यानी कि अगर बाबर 100 बॉल्स खेल रहा है तो बाबर 127 स्कोर कर रहा है और वो 135 कर रहा है, 8 स्कोर का फर्क है। तो आपने बाबर आजम को क्या कर दिया है कि बाबर आजम तो फिट नहीं है, बाबर आजम के लिए क्या 100 गेंदों पे 8 स्कोर वो इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ 8 गेंदों का ना, कोहली के साथ 9 स्कोर का, 10 स्कोर का फर्क है टोटल। वो 127, वो 137। रोहित शर्मा के साथ 12 स्कोर का फर्क है 100 बॉल्स पे। उसके साथ 12 स्कोर का केएल राहुल के साथ भी फर्क है, ठीक है। तो आप बाबर आजम को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि बाबर आजम तो दुनिया का सुस्त तरीन प्लेयर है, विलियमसन से उसकी बेहतर है, क्या कहते हैं, स्ट्राइक रेट है, कॉनवे से उसके बेहतर है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, स्टीवन स्मिथ, स्ट्राइक रेट है जी उसका 125.21 का स्ट्राइक रेट जी, एवरेज है उसकी 25 की, वो देखिए, ठीक है। वार्नर की 32 की एवरेज है और 141 का 141 का है उसका स्ट्राइक रेट, यानी बाबर से 14 स्कोर ज्यादा है। और वार्नर के बारे में क्या मशहूर है कि वो भी हार्ड हिटर है। अच्छा, एक आखिरी रह गया जो इंग्लैंड है। हम इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो आप कह सकते हैं जिसको कि यार वो मॉडर्न डे क्रिकेट और मॉडर्न डे जिसका हम बाजा बजा रहा होता है बैठ के, वो भी क्या नाम है, शोएब जट साहब। जॉस बटलर का 144 का स्ट्राइक रेट है
और एवरेज है 34 की। उसके बाद जेसन रॉय की 24 की एवरेज और 137 का उसका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद तीसरे हैं डेविड मलान, ठीक है, जो आपके आते हैं वन डाउन बैट्समैन, उनकी 38 की एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट है। तो 160 तो इन सारे प्लेयर्स में से किसी का भी नहीं है भाई। 160 का स्ट्राइक रेट निकलता है आपका जो 5th 6th 7th की पोजीशन पे खेल रहा होता है, ठीक है, जो आपका लोअर ऑर्डर पे आके जो इतना स्कोर मतलब 12 गेंदें रह गई, 10 गेंदें रह गई। टॉप 3 में मैं सारे टॉप प्लेयर्स के आपको बता दिए, इसमें से किसी का मुझे बता दे 160 का स्ट्राइक रेट है। बाबर के 127 को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हाँ बाबर को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो कितना मार्जिन है? 10% इम्प्रूव करेगा। 10% का मतलब ये है कि आपका 140 पे आप पहुंच जाते हैं। तो इतना बड़ा हवा किस चीज का बनाया हुआ है उस चीज पे? वो मेरे ख्याल से जाती हुए हैं, क्योंकि कराची किंग्स से बाबर आजम ने छोड़ा है। और उनकी ट्वीट्स आप जब अभी सारे स्टैट्स बता रहे थे तो मैं उनकी ट्वीट्स ही पढ़ रहा था, और उनकी 80% ट्वीट्स जो हैं वो बोर्ड लगाया हुआ है बाबर आजम को, लिखा हुआ है कि बाबर आजम ने अभी जो 5 मैच खेले उनमें से सिर्फ 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। अच्छा, ये बाबर आजम ने अभी 5 मैच लास्ट खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 3 हारे हैं। इमाद वसीम ने कराची किंग्स के, उन्होंने भी तो 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे हैं, बल्कि उन्होंने 4 हारे और 2 जीते हैं। उसका वो कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। इवन कोयटा ने कितने मैच हारे हैं? कोयटा ने तो 4 हारे हैं 5 में से। कोयटा के बारे में ट्वीट देखी, क्या लिखी है उन्होंने? कोयटा के बारे में क्या लिखी है? उन्होंने लिखा है कि कोयटा आपको जख्मी शेर की तरह वापस आएगा, ये होगा वो होगा, यानी कि वो टोटल डिफरेंट उस तरफ से कर रहे हैं। अगर इतना ही मर्द इंसाफ के साथ खेलने वाला है, इंसाफ की बात करने वाला है, तो फिर इंसाफ की बात करें ना, फिर उनको भी क्रिटिसाइज करें। और अच्छा, कराची अनलकी रहा, ठीक है, कराची, अच्छा किसी ने आगे से, फिजान खान ने कि पता नहीं कौन है, उसने आगे से लिख दिया है कि जी ये तो 2 मैच जीते हैं तो 2 और भी आ सकते थे ये लोग, पेशावर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक ट्वीट और किया था जिसमें सैम अयूब को और उसको हारिस को कहा गया और बाबर की कैप्टनसी को किया गया, हिट किया गया कि वो जी सैम अयूब तो ओपनर है, ये तो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप उसको वन डाउन करके, ठीक है। अच्छा, इतना मर्द का बच्चा है और इतना इंसाफ की बात करता है, तो हैदर अली भी तो ओपनर है, उसको वन डाउन भी भेजें, उसको क्यों बचा है? आप कराची किंग्स को कहो ना, आप उसको वसीम अकरम को कहो कि भाई इसको क्यों, उसका करियर क्यों तबाह कर रहे हो तुम लोग, इसको भी ओपनर भेजो, उसको क्यों वन डाउन भेजा है और आप लोग टीम से बाहर है। देखो, बाबर आजम ने उसको तबाह किया, पेशावर ने किया उसको वन डाउन खिला के, तुम ओपनर खिलाओ क्योंकि वो ओपनर है। अभी जो आगा ताहिर आके खेले, क्या नाम है, तैयब ताहिर भी ओपनर है, अच्छा, ठीक है। डोमेस्टिक में उसको एम ए शहजाद को अकोमोडेट करने के लिए उसको वन डाउन खिलाया गया कई मैचेस में, अदरवाइज वो भी ओपनर है, आपने उसको ओपनर से उठा के वन डाउन कर दिया। आप भी बोले कि आप क्यों तबाह कर रहे हैं उसको? उस पे नहीं, उस पे क्यों नहीं बोलेंगे? उस पे नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जिंदगी का मकसद ये हुआ है कि आपने किसी तरह से बाबर का, उसकी रीजन भी है यार, एक चीज है, देखो आपके पाकिस्तान की टीम का लेजेंड कौन है इस टाइम पे जो पूरी दुनिया जिसकी बात करती है? बाबर आजम की बात करती है, बाबर आजम की बात करती है। आपकी अपनी हैसियत क्या है? अगर आप बाबर के बारे में बात करना छोड़ देना, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आपके ट्वीट्स भी जो आपके जो आती है, एंगेजमेंट हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है इनकी ट्वीट्स को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोस्टली इंडियन एंडोर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि जहां पे भी इंडियन ने बाबर आजम को नीचे दिखाना होता है तो वो शुएब जट की ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी ट्वीट्स के नीचे लगा रहे होते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। शुएब जट जो है इनडायरेक्टली हमारे मुल्क को बदनाम कर रहा है। और एक बंदे की इसने ट्वीट, दूसरा वो भी होता है ना बाबर के, आप जिस तरह आप सपोज बाबर को डिफेंड करने के लिए भी तो ट्वीट करोगे ना, एंगेजमेंट करोगे। अगर आपको लग रहा है एक बंदा बिलो द बेल्ट जा रहा है तो आप उसको काउंटर भी तो करोगे ना चीज पे, तो एंगेजमेंट तो आ गई है। आज इसकी जो कह लो कि क्या कहते हैं, इसकी जो प्रेजेंस की जो इस वक्त ये ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे, इसकी एक ही हकीकत है, वो है बाबर आजम। बाबर आजम इसकी लाइफ से उठा दे, इसके अपने पीछे कोई बात नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये कराची के स्पेशली बिकॉज लोग सोचते हैं शायद ये कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा है, और एक बंदे ने ट्वीट की हुई है, दिस विक्ट्री डेडिकेटेड टू जट्टा फॉर ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू केके, इसने आगे रीट्वीट की हुई है। ये कराची किंग्स की सपोर्ट नहीं है। कराची के लोगों को मैं जानता हूँ जो बाबर आजम को दिल से सपोर्ट करते हैं। कराची की 70-80% आवाम है जो बाबर आजम के हक में, मैं क्योंकि कराची के ग्रुप्स में भी हूँ काफ़ी, तो वो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं बाबर आजम को, चाह रहे होते हैं परफॉर्म करे और उसकी पॉजिटिव साइड दिखा रहे होते हैं, कैप्टन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये शुएब जट साहब जो है बेसिकली बाबर आजम को नीचे दिखा के बेसिकली कराची के लोगों को डाउन कर रहे हैं। कराची को हम लोग जानते हैं, कराची के लोग बाबर आजम कभी भी, क्योंकि हम लोग कराची में ही मैच देख रहे थे, तो वहाँ पे बाबर आजम जब मामिर बॉल करा रहा था तो बाबर के नारे लग रहे थे। तो वो शुएब जट साहब जो है बेसिकली अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनका ज़ाती एजेंडा है, उस पर वो कराची किंग्स की फ्रेंचाइज को भी बदनाम कर रहे हैं
और साथ मेरे ख्याल से ओवरऑल कराची के लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त भी हैं कराची के हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से आमिर और अमाद के जो बयान थे और उसकी वजह से वो कराची को सपोर्ट नहीं कर रहे। अदरवाइज टू वाइट मतलब प्योर वो कराची सपोर्टर्स हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको ये फील हो रहा है कि आपने कुछ बिलो द बेल्ट बातें की हैं, जो कि आप देखो एग्रेशन होना अच्छी चीज़ है, ये करना कि हाँ जी हम बाबर को आउट कर देंगे, ये कर देंगे, अच्छी चीज़ है, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, उस इंटरव्यू को जरा गौर से देखें। वो इन साहब ने, शुएब जट ने इन दोनों के इंटरव्यू किए हैं, वो इतना अगेंस्ट नहीं थे। आमिर की बात नहीं कर रहा, इमाद ने कोई स्ट्रेट अवे इतनी बात नहीं की, इन साहब ने उसको पिंच किया, 2-3 दफा उसको करने की कोशिश की है, उस पर उगलवाया। बिकॉज इमाद भी एक टेक्निकली जवाब दे रहा था चीज़ों का कि नहीं वो अपना प्लेयर है, ये है, लेकिन शुएब जट ने जिस तरह क्वेश्चन पूछे अपनी सहाफती चलाकी लगाते हुए, तो उसको प्रोवोक किया है और फिर इमाद ने बोला है। तो दोनों इन्हीं की प्रोग्राम में, तो दोनों ने बोला तो इसकी अपनी एग्जिस्टेंस ही नहीं है यार, इसकी हाँ, एग्जिस्टेंस बिल्कुल। इसी चीज पे है कि बाबर के बारे में बात करें। मैंने जैसा पहले बात की है, उसकी अपनी औकात ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं आज छोड़ दे, देखते हैं कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। नहीं इसको कोई नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ सुशांत मेहता एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो बाबर आजम की भी वो भी बुराई कर रहा होता है, उसको अपनी उसका नहीं औकात का नहीं पता। विराट कोहली ने पिछले 2-3 साल सेंचुरी नहीं की, तो बाबर आजम ने ट्वीट करके उसको कहा कि गुड लक, और उसके बाद उसने फिर उसका वो हुआ। लेकिन ये साहब जो है सुशांत मेहता से कुछ थोड़ा बहुत सीख लें, क्योंकि वो एटलीस्ट उसके दिल में मेरे लिए इज्जत इसलिए है कि वो अपने मुल्क के लिए ठीक है। वो बाबर आजम को बुरा कह रहा है, विराट कोहली को अच्छा कह रहा है, तो ठीक है। यार देखो, जिस तरह मैं कुछ इंडियंस और इस तरह की बात कर रहा हूँ, उनके नज़दीक एक बच्चा है जो है ना, 4 साल का बच्चा, जो हम अक्सर वीडियोस देखते हैं ना, जो घर में बैठे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी 2 शॉट्स लगा देगा ना, ठीक है। और शुएब जट की बात कर रहा हूँ, उन्हीं लोगों में से, तो भी कहना शुरू कर देंगे बाबर से बड़ा प्लेयर है। ठीक है, उसकी रीज़न है कि आप आज पूरी दुनिया में कोई एक्स क्रिकेटर ले लें, एक्सपर्ट्स ले लें, वो जब अपनी टीम बनाएगा वो बाबर को लाजमी टीम में डाल रखेगा। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में रखे। तो ये आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। तो प्रेडिक्शंस दिल से या दिमाग, नहीं दिल से नहीं देनी, दिमाग से देनी, क्योंकि दिल से तो आप पता पेशावर ज़ल्मी कहेंगे आप भी और मैं भी, मुझे ऐसे ही है। आई अज्यूम, लेकिन जरा दिमाग से। कराची की टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है एज कम्पेयर टू पेशावर। अच्छा, मतलब कराची के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मैच जीतने के, क्योंकि बैलेंस टीम ज़्यादा है। मुझे लगता है कि पेशावर को कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुजीबुर रहमान उनके साथ है, खिलाना मुजीबुर रहमान ही है ना उसका नाम, बेंच पे बैठा हुआ है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर को बैठा के, जिसमें राजा पक्षा है, वो है वेस्ट इंडियन है, पावल है, और निशन, एक श्रीलंकन भी है ना कैप्टन उनका, वो भी बाहर बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और कैटमोर। इन चारों में से एक प्लेयर को बैठा के आपको या तो हारिस सोहेल को अंदर लें, और आप मुजीब को एज ए फोर्थ जो आपका फॉरनर प्लेयर है उसको ला के आपको टीम को, स्पिनर को थोड़ा, आपकी बॉलिंग को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। मुजीब तो इन एनी केस मेरे ख्याल से आज खेलेगा, और बहुत जरूरी है खेलना, क्योंकि वो पहला ओवर भी करा लेता है, अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग भी कराता है, और एंड में भी बड़ा यूजफुल है। मेरे ख्याल से इनको जो वेस्ट इंडियन उसको बैठा देना चाहिए, क्योंकि राजा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, अमाद और आपका वो दूसरा शमसी, तो राजा पक्षा भी अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, और हारिस सोहेल भी अच्छा खेलता है। तो हारिस को एंटर करके तो एट द एंड उसको कर देना चाहिए, क्या कहते हैं, मुजीब को एज ए बॉलिंग, क्योंकि इनकी बॉलिंग थोड़ा सा ना जो इशू आ रहा है इनकी बॉलिंग पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी, ख्वाजा उस्मान साहब ने प्रेडिक्ट किया है कराची किंग्स, और मैं जाऊंगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। नहीं, मैं भी प्रेडिक्ट नहीं किया है मैंने। अच्छा, मेरी दफा दिल की बात और अपनी दफा दिमाग की और अपनी दफा दिल की। देखिए, मैं दिमाग तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाऊंगा क्योंकि जेम्स बेंस आज नहीं खेल रहा है, वो आउट हो गया है इससे, कराची की इस PSL लीग से। तो वो अब पता नहीं ओपनिंग में शर्जील के साथ शायद वो क्या, मैं भी पेशावर के साथ हूँ, चलें खत्म करें। चलें जी, पेशावर के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, और आप ज़रूर बताइएगा हमारा ये प्रोग्राम देख के, स्पेशली शुएब जट साहब के हवाले से ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा। हम उनको राह ही दिखा सकते हैं, और ताकि वो थोड़ा पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, माशाल्लाह बहुत लोग फॉलो करते हैं उनको ट्विटर पे पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो ज़रा पॉजिटिव इमेज दिखाएं अपने कैप्टन का, अपनी टीम का, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए फिट्स ऑफ क्रिकेट।